हम लोग बात कर रहे थे लोक अभियोजक। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपराधिक न्याय प्रशासन है, इसमें लोक अभियोजक ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि आपराधिक न्याय प्रशासन जिन लोगों के बलबूते चलेगा, उनमें न्यायालय यानी दंड न्यायालय, क्योंकि यहां जब न्यायालय की बात चलेगी तो उसका मतलब सिविल न्यायालय बिल्कुल नहीं होगा, उसका मतलब रिट कोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। यद्यपि व्यक्ति एक ही होगा, वो सिविल न्यायाधीश यानी सिविल न्यायालय के रूप में काम ये भी कर सकता है, और दंड न्यायालय के रूप में व्यक्ति ये काम करे ये भी हो सकता है। आप भी अपने सामाजिक जीवन में विभिन्न तरीकों में, विभिन्न हैसियतों में काम करते हैं। आप केवल एक ही हैसियत में काम करते हो ऐसा नहीं होता। आप एक ही समय सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, और एक ही समय उसी परिवार के किसी परिवार के प्रमुख ये भी होते हैं। तो परिवार के प्रमुख के नाते जो आपके कर्तव्य और दायित्व हैं, वो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इस नाते जो आपके दायित्व और कर्तव्य हैं उनसे भिन्न है। फिर भी एक ही व्यक्ति होते हुए आप उनका सम्यक निर्वहन कर सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति एक हो सकता है, उसे सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ये भी बनाया जा सकता है, और आवश्यकता अनुसार उसे न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रदान कर सकने योग्य अधिकारिता ये भी दी जा सकती है, और वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करे ये भी हो सकता है, और सिविल जज इस तौर पर काम करे, दीवानी मामले सुने ये भी हो सकता है। तो जिस समय दीवानी मामला सुनेगा उस समय वो व्यक्ति सिविल न्यायाधीश, और न्यायालय उस समय सिविल न्यायालय कहलाएगा। सिविल न्यायालय इसलिए कहलाएगा क्योंकि जो कार्यवाही न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होगी, उस कार्यवाही को विचारित और निर्णय ये सिविल प्रक्रिया संहिता इसके मुताबिक किया जाएगा, और जब वो दांडिक कार्यवाही इसका विचारण करेगा तो वो दंड न्यायालय कहलाएगा, क्योंकि उस कार्यवाही का विनियमन ये सीआरपीसी इसके मुताबिक होगा। तो दंड न्यायालय ये आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, लेकिन एकमात्र यही संस्थान नहीं है जो आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक चीज हो। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह भी आपराधिक न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन का संचालन करेगा। जो मामला दंड न्यायालय द्वारा विचारित किया जा रहा है, वो न्यायालय जिस मामले का विचारण कर रहा है, वो मामला पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य का प्रतिनिधि है, वो राज्य का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है, और राज्य यही प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, राज्य ही अभियोजन चला रहा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया तो इसकी जो प्रथम शिकायत है ये राज्य के पास दर्ज होगी, और राज्य ने उसके लिए एक विशेष एजेंसी बना रखी है पुलिस, उसके पास वो शिकायत दर्ज होगी, और फिर पुलिस उस शिकायत की सत्यता की जांच करेगी, और सत्यता की वो जो जांच उसे सीआरपीसी की भाषा में क्या बोलते हैं, अन्वेषण। उसे जांच नहीं कहते, क्योंकि जांच हमेशा दंड न्यायालय इसके द्वारा की जाएगी।
उसे अन्वेषण कहेंगे। और अन्वेषण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि राज्य इसका कर्तव्य है उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना जो शिकायत कर रहा है, इसके अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही राज्य का कर्तव्य उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी है जिसे शिकायत में आरोपित किया जा रहा है, क्योंकि राज्य का नागरिक वो भी है और राज्य का काम न्याय करना है, राज्य का काम न्याय प्रदान करना है। तो राज्य का एक अंग इस पक्ष से काम करेगा जो शिकायत दर्ज करा रहा है, तो राज्य का एक अंग सभी पक्षों की बात सुनकर सही और गलत का न्याय निर्णय करेगा। लेकिन राज्य का वो अंग जो शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज करेगा, कोई आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उस अंग के समक्ष सही शिकायत ही दर्ज कराई हो, ये कोई आवश्यक तो नहीं है। इसलिए राज्य अपनी उस एजेंसी को जिसके समक्ष शिकायत पहले पहले दर्ज होती है, ये अधिकार देता है सीआरपीसी के माध्यम से, अब बीएनएसएस के माध्यम से, कि वो एजेंसी शिकायत की जेन्युइननेस इसकी परख के लिए एक प्रक्रिया चलाए, एक संव्यवहार करे जिसे अन्वेषण के नाम से जाना जाता है। और जब शिकायत की जेन्युइननेस ये तय हो जाएगी, क्योंकि अन्वेषण इसमें साक्ष्य मिलेंगे या साक्ष्य नहीं मिलेंगे, दो ही बातें होंगी। अगर साक्ष्य मिले उस शिकायत के समर्थन में जो उसके पास दर्ज कराई गई तो ठीक है। अब इन शिकायतों के आधार पर पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत धारा 193(3) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दंड न्यायालय यदि उचित समझेगा तो संबंधित व्यक्ति का विचारण करेगा, यानी जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी उसका विचारण करेगा। और अगर यही पाया गया कि शिकायत बेसलेस है, शिकायत के पक्ष में कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं है, तो 193(3) के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष जाएगी वो इस आशय की होगी कि कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन पुलिस भी गड़बड़ कर सकती है। इसलिए 193(3) में जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष या दंड न्यायालय के समक्ष जाएगी तो दंड न्यायालय के पास क्या क्या विकल्प होंगे उनकी चर्चा तब करेंगे जब हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मोटी मोटी बात यह कि आपराधिक न्याय प्रशासन ठीक ढंग से चले, इसके लिए दंड न्यायालय की भूमिका ये तो है ही है, लेकिन लोक अभियोजक इसकी भी भूमिका है, क्योंकि अंतर्गत धारा 193(3) अगर पुलिस ने इस आशय की पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपराध हुआ है और जब दंड न्यायालय ने उस पुलिस रिपोर्ट का परीक्षण किया तो दंड न्यायालय ने भी पाया कि अन्वेषण में वाकई इतना साक्ष्य संकलित हुआ है कि अब वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और जिसे दांडिक विधि की भाषा में अभियुक्त यह कहा जाता है, उसको विचारित किया गया, तो दंड न्यायालय उस व्यक्ति को अपने समक्ष विचारित होने के लिए बुलाएगा और किस प्रक्रिया से बुलाएगा वो भी आगे आएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति आ जाएगा तो उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन ने यानी राज्य जो शिकायत दर्ज करने वाली एजेंसी है, राज्य की वो एजेंसी जो शिकायत दर्ज करने वाली एजेंसी है, उसका जो पक्ष होता है विचारण के दौरान
उसी को प्रोसिक्यूशन या अभियोजन, ठीक है, ये कहा जाता है। और अभियुक्त का पक्ष, ये बचाव पक्ष, ये कहा जाता है। तो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसका पक्ष न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति रखेगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? लोक अभियोजक। ये लोक अभियोजक है जो न्यायालय में पक्ष रखेगा उस एजेंसी का जिसने मामले को इन्वेस्टिगेट किया और यह मामले का संचालन करेगा। यानी लोक अभियोजक भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपराधिक न्याय प्रशासन का। और यह लोक अभियोजक राज्य के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि राज्य का ही पक्ष रखेगा। राज्य का पक्ष रखने में इसे किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी, ये राज्य का पक्ष रखने में क्या क्या कर सकेगा, क्या क्या करेगा, ये आगे बताया जाएगा। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा लोक अभियोजक की भूमिका ये स्पष्ट होती चली जाएगी और लोक अभियोजक की भूमिका इसके निर्वहन के लिए, इसके सम्यक निर्वहन के लिए जो कुछ जरूरी होगा वो करने की ताकत सीआरपीसी के आगे के उपबंधों में लोक अभियोजक को मिल जाएगी। यहां सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि लोक अभियोजक होगा, और लोक अभियोजक होगा तो उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी। अकेला लोक अभियोजक होगा तो भी काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक जिले में एक से अधिक सेशन न्यायाधीश के, ठीक है, न्यायालय होंगे जिन्हें अपर सेशन न्यायाधीश ये कहा जाएगा। यानी अपर सेशन न्यायाधीश उनके भी न्यायालय होंगे और सेशन न्यायाधीश उनके भी न्यायालय होंगे। ये बड़ी आदर्श स्थिति है। शायद ही कहीं ऐसा हो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कि अकेले सेशन न्यायाधीश का न्यायालय हो, बाकी अपर सेशन न्यायाधीशों की जरूरत ना पड़ी हो। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के ये भी उतनी संख्या में न्यायालय होंगे जितनी संख्या में राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके स्थापित करना समुचित समझे। तो जब एक से अधिक न्यायालय होंगे और प्रत्येक न्यायालय में विचारणा ये चलेगा, तो जब प्रत्येक न्यायालय में विचारणा चलेगा तो दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व यानी बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग चाहिए। तो बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व अभियुक्त का वकील वो करेगा, लेकिन अभियोजन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए और उसे ही लोक अभियोजक कहा जाएगा। लेकिन लोक अभियोजक इस नाम से एक ही लोक अभियोजक ये हो सकता है, जैसे सेशन न्यायाधीश नाम से एक ही सेशन न्यायाधीश ये होगा। अन्य जितने सेशन न्यायाधीश होंगे सेशन खंड में उन्हें अपर सेशन न्यायाधीश ये कहा जाएगा, यह सहायक सेशन न्यायाधीश ये कहा जाएगा। अपर सेशन न्यायाधीश उनकी भी जो न्यायिक अधिकारिता है वो सेशन न्यायाधीश के समान होगी। क्यों? वे एडिशनल है, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश है। इसका मतलब सेशन न्यायाधीश तो है ही, बस वो चूंकि सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में अपर सेशन न्यायाधीश है इसलिए वरिष्ठता के क्रम में सेशन न्यायाधीश को वरिष्ठ ये माना जाएगा। बाकी मामलों को सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से वे सभी समान हैं, क्योंकि वे सेशन न्यायाधीश हैं तो वे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हैं और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को अपर सेशन न्यायाधीश ये कहा जा रहा है। तो अपर सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश मिलकर कई सारे न्यायालय हो जाएंगे। जब कई सारे न्यायालय हो जाएंगे तो प्रत्येक मामले में सुनवाई ठीक प्रकार से चल सके इसके लिए प्रत्येक न्यायालय में एक लोक अभियोजक की जरूरत ये हो जाएगी। तो एक से अधिक लोक अभियोजक ये भी होने चाहिए। तो एक से अधिक लोक अभियोजक होंगे
प्रत्येक न्यायालय में लोक अभियोजक होगा, और जो प्रत्येक न्यायालय में लोक अभियोजक होगा तो एक से अधिक की जरूरत हो ही जाएगी। तो इतने लोक अभियोजक अपॉइंट कैसे होंगे, इसकी प्रक्रिया यहां दी गई। और साथ ही साथ यह भी कहा कि विशेष वर्ग के मामलों के लिए या विशेष मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक, इसकी नियुक्ति भी हो सकती है। विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, एनडीपीएस में जितने मामले उद्भूत होंगे, एससी एसटी एक्ट में जितने मामले उद्भूत होंगे, उनकी सुनवाई में राज्य का पक्ष रखने के लिए लोक अभियोजक के लिए अब उस व्यक्ति की नियुक्ति ये की जाएगी। अब वो केवल विशेष वर्ग के मामलों के लिए लोक अभियोजक है, वो सभी मामलों के लिए लोक अभियोजक नहीं है। ये कोई मामला इतना इंपॉर्टेंट हो गया, उस विशेष मामले में किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक ये अपॉइंट करना है, तो विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले, इनके लिए भी लोक अभियोजक इसकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन लोक अभियोजक की नियुक्ति ये जरूरी है। लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रशासन का एक पार्ट है। लोक अभियोजक नहीं होगा तो आपराधिक न्याय प्रशासन ठीक नहीं चलेगा। आपराधिक न्याय प्रशासन चले, इसके लिए दंड न्यायालय तो जरूरत है ही, दंड न्यायालय के साथ साथ लोक अभियोजक इसकी भी जरूरत है। और आपराधिक न्याय प्रशासन ठीक चले, इसके लिए कारागार और कारागार अधिकारी, इनकी भी जरूरत है, और पुलिस अथॉरिटीज, इनकी भी जरूरत है। ये सारे लोग मिलकर आपराधिक न्याय प्रशासन को चलाते हैं। तो इसलिए लोक अभियोजक कौन अपॉइंट होगा और किस प्रक्रिया से अपॉइंट होगा, इसकी सारी जो व्यवस्था है वो सेक्शन 18 में की गई है। हमने आपसे कहा था कि उच्च न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट है, और उच्च न्यायालय जब क्रिमिनल कोर्ट है तो उच्च न्यायालय में भी लोक अभियोजक की जरूरत रहेगी, क्योंकि उच्च न्यायालय अगर किसी मामले के विचारण का निर्णय ये ले लेगा तो उसमें आखिर राज्य का पक्ष कौन रखेगा। और अगर मामले के ठीक है विचारण का निर्णय ना भी ले तो भी अपीलेट कोर्ट के रूप में तो उच्च न्यायालय काम करेगा ही। उच्च न्यायालय के समक्ष मिसलीनियस क्रिमिनल कार्यवाहियां ये चलेंगी, क्योंकि यहां से जमानत खारिज हो जाएगी तो उच्च न्यायालय से मांगी जाएगी। तो आनुषंगिक दंडिक कार्यवाहियां ये उच्च न्यायालय के समक्ष चलनी ही चलनी है। इसलिए हम लोगों ने देखा था 18 सबसेक्शन 1 में लिखा था कि केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत उच्च न्यायालय में जो दंडिक मामले संस्थित होंगे, या उच्च न्यायालय में जो अपीलें सुनी जाएंगी, या उच्च न्यायालय में जो अन्य दंडिक कार्यवाहियां ये चलेंगी, उनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए क्या करेगी, लोक अभियोजक की नियुक्ति ये करेगी। कह रहा है यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय में भी बहुत सारे न्यायाधीश होंगे, और उच्च न्यायालय सारे उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए या किसी भी राज्य के समस्त जिलों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और उन समस्त जिलों से अपील या मामलों की सुनवाई या अन्य कार्रवाइयां ये उच्च न्यायालय पहुंचेगी। तो वहां भी एक लोक अभियोजक इससे काम चले ऐसा नहीं होगा। इसलिए वहां भी एक से अधिक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक, एक से अधिक लोक अभियोजक तो नहीं, लोक अभियोजक एक, किंतु एक से अधिक अपर लोक अभियोजक अर्थात एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये अपॉइंट किए जाएंगे। फिर अगला सबसेक्शन 2, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो गई थी। कहा था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है,
और वहां का न्याय प्रशासन ये केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए वहां राज्य सरकार ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, केंद्र सरकार ही वहां मामलों की सुनवाई, अपील आदि के संचालन के लिए लोक अभियोजक ये नियुक्त करेगी, और किससे? उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत। और आपसे कहा गया था उच्च न्यायालय से परामर्श की जरूरत ये रखी क्यों गई? तो आपसे कहा गया था कि चूंकि उच्च न्यायालय यही वो स्थान है जिसके समक्ष लोक अभियोजक के रूप में काम करने के लिए आशयित व्यक्ति रोज काम करता होगा, क्योंकि आगे जो आएगा वो ये आएगा कि लोक अभियोजक के तौर पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जिसे 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में या विशेष लोक अभियोजक के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय ये किया हो। तो विधि व्यवसाय करने आदमी जाएगा कहां? वो तो उसे न्यायालय के समक्ष जाकर ही करना होगा। तो इसका मतलब व्यक्ति की सुइटेबिलिटी, व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी लोक अभियोजक के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए ये सबसे अधिक अच्छे तरीके से किसी के द्वारा बताई जा सकती है तो न्यायालय द्वारा। और हमने कहा ना कि कोई जिद नहीं है कि सब हम बड़े और तुम छोटे। अंतिम लक्ष्य क्या है? सुव्यवस्था। किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए। इसलिए लोक अभियोजक अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करेगी, यानी सरकार वो अपॉइंट करेगी, लेकिन परामर्श उच्च न्यायालय से करना होगा। इसलिए नहीं कि उच्च न्यायालय में कोई सुपीरियरिटी ये निवास कर रही है, बल्कि सुव्यवस्था, इसका निर्माण तभी हो पाएगा जब आप उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति करें, क्योंकि कॉम्पिटेंट आदमी बताएगा कौन? वही तो बता पाएगा जिसके सामने व्यक्ति ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन ये किया हो। तो क्षमता का प्रदर्शन किसके सामने हुआ होगा? अगर उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय में लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी है तो जिला न्यायालय, वहां जो अधिवक्ता काम कर रहा है तो क्षमता का प्रदर्शन उसने जिला न्यायालय यानी अल्टीमेटली न्यायालय के समक्ष यही तो किया होगा। तो सुइटेबिलिटी वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। इसलिए कानून इस प्रकार बना कि नियुक्ति सरकार करेगी, और सरकार को करने का हक इसलिए दिया गया क्योंकि सरकार के ही प्रतिनिधि के तौर पर वो न्यायालयों में प्रोसिक्यूट करेगा। राज्य का वो अंग जो अभियोजन करता है लोगों का, वो तो सरकार ही है। तो नियुक्ति का हक सरकार को, लेकिन उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत। ठीक है, तो आप देखेंगे उच्च न्यायालय में नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत, और 3 में 2 कहता केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। जिलों में मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक अपॉइंट किए जाएंगे, जिनमें से एक लोक अभियोजक कहा जाता है, बाकी अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ये कहे जाएंगे। आगे आएगा, ठीक है, कहेगा 3 प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। वही बात आ गई। जिलों में मामलों के संचालन के लिए एक से अधिक लोक अभियोजक अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन एक से अधिक जो लोक अभियोजक अपॉइंट होंगे उनमें से एक लोक अभियोजक कहा जाएगा, बाकी सब एडिशनल अतिरिक्त लोक अभियोजक ये कहे जाएंगे। और अतिरिक्त लोक अभियोजक है तो हैं तो वो भी लोक अभियोजक, काम वही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका। उसके बाद कहता है जिला न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा
जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। अब वहां क्या था, उच्च न्यायालय से परामर्श कर रहे थे, क्योंकि नियुक्ति कहां होनी थी, उच्च न्यायालय में। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है नियुक्ति के लिए, ये उच्च न्यायालय ही बता पाता है, इसलिए उच्च न्यायालय का परामर्श ये लिया। अब जिलों में नियुक्ति होनी है, ठीक है, और जिलों में नियुक्ति दंड न्यायालयों में काम करने के लिए होनी है। और कौन से दंड न्यायालय, सेशन कोर्ट। जिलों में दो प्रकार के दंड न्यायालय ये काम करेंगे, एक सेशन कोर्ट, दूसरा मजिस्ट्रेट का न्यायालय। क्योंकि मजिस्ट्रेट के लिए जिन लोक अभियोजकों की नियुक्ति होगी वो अगले सेक्शन धारा 19, ठीक है, इसमें नियुक्त होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 में जो लोक अभियोजक नियुक्त होंगे वे मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में नहीं बल्कि सेशन कोर्ट्स में काम करेंगे। तो उच्च न्यायालय इसमें काम करने के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति ये भी 18 में, और सेशन कोर्ट जो जिले में स्थापित होंगे उनमें काम करने के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति ये भी 18 में। क्योंकि जिलों में एक से अधिक सेशन न्यायालय होंगे, इसलिए एक से अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति होगी, और उनमें से एक लोक अभियोजक और बाकी अपर लोक अभियोजक ये कहे जाएंगे, ठीक है। और ये लोक अभियोजक जो सेशन न्यायालयों में काम करने के लिए नियुक्त होंगे, ये उस पैनल से अपॉइंट किए जाएंगे जो पैनल जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात तैयार करेगा। यानी एक पैनल बनाकर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह शासन को भेजा जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली शासन यानी सरकार, राज्य सरकार ये लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी, लेकिन लोक अभियोजकों की नियुक्ति का जो तरीका होगा वो तरीका ये होगा कि जिला मजिस्ट्रेट जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, कहां, जिला स्तर पर। जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन है, जिला मजिस्ट्रेट। जिला स्तर पर जो उच्च न्यायालय का प्रतिनिधि है वो कौन है, सेशन न्यायाधीश, ठीक है। और जिला स्तर पर जो विधायिकाओं के प्रतिनिधि होते हैं वो कौन है, उन्हीं को एमएलए एमपी इस नाम से आप जानते हैं। तो जिला स्तर पर राज्य सरकार जिसे लोक अभियोजकों की नियुक्ति करनी है अभियोजनों के संचालन के लिए, उसका प्रतिनिधि कौन, जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से, जिला न्यायाधीश नहीं कहेंगे आप, क्योंकि जिला न्यायाधीश जिस समय वो होगा उस समय वो दीवानी मामले सुनना होगा, यहां वो सेशन न्यायाधीश है। तो जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेशन न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत नामों का एक पैनल तैयार करेगा, और वो पैनल शासन के पास जाएगा, और उस पैनल में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से कोई एक लोक अभियोजक और उनमें से एक से अधिक अपर लोक अभियोजक ये अपॉइंट किए जाएंगे। सेशन न्यायाधीश का हस्तक्षेप क्यों, उद्देश्य वही कि ये सेशन न्यायाधीश ही होगा जो उपयुक्त लोगों के बारे में सलाह दे सकता है, क्योंकि उसके सामने ही वे लोग जो लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के पात्र हैं अपनी प्रतिभा और क्षमता के प्रदर्शन के लिए आते रहे होंगे अधिवक्ता के रूप में। इसलिए हमने कहा था कि नियुक्ति इसकी कोई एक प्रणाली नहीं होती, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को और ज्यादा देखेंगे। लोग बेवकूफी की बातें करते हैं कि एग्जाम से नियुक्ति होनी चाहिए,
हर नियुक्ति एग्जाम से नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति से हम जो काम लेना चाहते हैं उस काम के अकॉर्डिंग नियुक्ति की प्रक्रिया यह होनी चाहिए। अगर काम की प्रक्रिया, ठीक है, अगर नियुक्ति की प्रक्रिया ये इस ढंग की नहीं है कि हम नियुक्त व्यक्ति से जो काम लेंगे उसके लिए उचित व्यक्ति की तलाश कर सकें, तो नियुक्ति की प्रक्रिया बदली जाएगी। और चूंकि नियुक्त व्यक्तियों के कामों में भिन्नता है, इसलिए विभिन्न लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं ये रखी गई। और ये मूर्खतापूर्ण सोच है कि एग्जाम के माध्यम से सारी भर्तियां ये होनी चाहिए, ये बेवकूफी की बात है। हमने आपसे कहा कि अनुच्छेद 124 जो सुप्रीम कोर्ट उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, वहां कोई एग्जाम नहीं रखा गया, और उस एग्जाम को न रखने वाले वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, हम थोड़ी हैं। एग्जाम किसने नहीं रखा? अगर आप ये कहते हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया परीक्षा नहीं होगी ये लिखा। और लिखने का तरीका यह भी हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए परीक्षा नहीं होगी, और लिखने का तरीका यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो नियुक्ति होगी वो इस तरीके से होगी, और वो तरीका परीक्षा का तरीका नहीं है। क्या लिखा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए वो व्यक्ति अहर होगा जो भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। किसी एग्जामिनर की राय में पारंगत विधिवेत्ता है ये नहीं लिखा, जो भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है, या जिसने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के रूप में काम किया है। कोई एग्जाम क्वालिफाई किया नहीं है, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया, या 5 वर्ष तक न्यायिक पद ये धारण किया है। कहां? उच्च न्यायालय में। कोई एग्जाम क्वालिफाई किया नहीं, ये नहीं है। और ये स्वयं उन्होंने लिखा। क्यों? हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर कानून को याद करने वाला मास्टरमाइंड आदमी नहीं चाहिए। एग्जाम क्वालिफाई कर लेना क्या है? अधिकतम सिर्फ इतना कि आपने प्रोविजंस को रट लिया, बस इतना ही तो है, इसी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेना ये कोई उपलब्धि नहीं है, कानून की व्याख्या करने की क्षमता होना यह उपलब्धि है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको बैठना चाहिए जो कानून की व्याख्या कर सके। कानून का प्रोविजन याद होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो किताबें रखी देख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हमने कानून का प्रोविजन बिना देखे बता दिया और तुमने देखकर बताया, क्या फर्क पड़ा? फर्क इससे पड़ा कि कानून के प्रोविजन के बारे में मेरी समझ कितनी है। फर्क इससे पड़ा कि कानून के प्रोविजन के बारे में आपकी समझ कितनी है। आपको याद था, लेकिन समझ बहुत सतही थी, और हमें याद नहीं था किंतु मेरी समझ बहुत गहरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसे बैठना चाहिए, तुम्हें या हमें? इसलिए एग्जाम का प्रोसेस नहीं अपनाया गया। 10 साल जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय के समक्ष लगातार आएगा,
और 10 वर्ष में आप नाटक नहीं कर सकते। 10 वर्ष में यह पता लग जाएगा कि आप में कानून के निर्वचन की क्षमता है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ईमानदार चाहिए, सत्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। अब आप कहेंगे साहब इस प्रक्रिया से भी तो बेईमान जा रहे हैं, तो जा रहे होंगे, प्रयास तो आदर्श का होगा। गड़बड़ हो रही है, इसके कारण अच्छाई जन्म ले, उसके प्रयास ये तो नहीं बंद होंगे। तो इस प्रक्रिया से बेईमान जा रहे थे, ठीक, लेकिन जब तक इससे अच्छी प्रक्रिया ना आए तब तक यही ठीक है। तो 10 साल अगर आप बेईमान हैं तो अपनी बेईमानी की आदत को दबा के नहीं रख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो 10 वर्ष में उस व्यक्ति की पहचान जरूर हो जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठने योग्य होगा या नहीं होगा, इस तथ्य की पहचान जरूर हो जाएगी। तो व्यक्ति को हम जिस पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, उस पद के जो पदीय कर्तव्य हैं, उनके मुताबिक उचित व्यक्ति का सिलेक्शन किया जा सके, ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। बाबुओं और चीफ जे, पीसीएस जे, इनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा ठीक है, लेकिन हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, चीजों को समझने की क्षमता, ये योग्यता होनी चाहिए। और उसी के मुताबिक सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है विभिन्न पदों पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक नहीं होता है, किसी भी देश में नहीं होता, अनेक सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। आप कल से कहेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए परीक्षा करा दो, भाई फिर तो ये भी मांग होगी। उसके बाद आप कहेंगे राष्ट्रपति भी परीक्षा से आना चाहिए। तो अगर परीक्षा सबसे अच्छा प्रोसेस है तो फिर सब परीक्षा कर लो। परीक्षा सबसे अच्छा प्रोसेस नहीं, हम ये देखेंगे हम किसकी नियुक्ति करना चाहते हैं। जिसकी नियुक्ति करना चाहते हैं उसका काम क्या है, वो किस काम के लिए नियुक्त होगा, उस काम के लिए नियुक्त होने के लिए जो सबसे अच्छा प्रोसेस होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर उसको होना चाहिए जो देश की जनता का समर्थन हासिल कर चुका हो, उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उसकी बात पर देश का अधिसंख्य समाज चल पड़ेगा, क्योंकि देश का अधिसंख्य समाज उसे नेता मानता है और उसे देश के अधिसंख्य समाज ने वोट किया है। इसका मतलब वो उनकी आवश्यकताओं से परिचित है, इसलिए उसे होना चाहिए। तो हर पद की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो इसीलिए डिफरेंट है। लोक अभियोजक, उसे मामलों का संचालन करना है, कहां, सेशन कोर्ट में, तो ये सेशन न्यायाधीश सबसे अच्छा बता सकता है कि उसके समक्ष जो अधिवक्ता के रूप में लोग आते हैं उनमें से कौन लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक इस रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं। अब ये अलग बात है, होता क्या है प्रैक्टिकली, हमने कहा ना कानून में कमी नहीं है, कमी कानून लागू करने वालों में है। अब सेशन न्यायाधीश महोदय, कायदा यह कहता है उन्हें उस व्यक्ति की सिफारिश कदापि नहीं करनी चाहिए लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए जिसे वे अक्षम मानते हैं, जिसके बारे में वो ये मानते हैं कि इसे कानून का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन सेशन न्यायाधीश महोदय वकीलों दुश्मनी क्यों ले? जितनों ने लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन किया है वे सबके नाम लोक अभियोजक के लिए नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन देते हैं। अब जिला मजिस्ट्रेट
अगर किसी नाम को हटा रहा है तो उसे कारण बताना पड़े, क्योंकि उसके सामने तो वकालत करने कोई गया नहीं। जिसके समक्ष गया वो ये कहता है कि योग्य व्यक्ति है, वो कैसे हटा देगा। अब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में किसी का नाम न जाए ये होता ही नहीं, सभी का नाम चला जाता है जितने आवेदन करते हैं। फिर राज्य सरकार वो भी पॉलिटिकल लोगों से मिलती है, ठीक है, मिलकर बनती है, वो जिसे चाहते हैं बना देते हैं। अब जो प्रक्रिया एक सुव्यवस्था को निर्मित करने के लिए बनाई गई थी कि सेशन न्यायाधीश से परामर्श करके जिला मजिस्ट्रेट नामों का पैनल तैयार करेगा, और सेशन न्यायाधीश से इसलिए क्योंकि वो सुइटेबल पर्सन्स के बारे में बता पाएगा। वो प्रक्रिया मैकेनिकल हो गई है, वो प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया बनकर रह गई। जैसे हमने आपसे कहा था कि उपवास इसलिए रखा गया ताकि आपको पता लगे कि मालिक शरीर के आप हो, पेट नहीं है कि ये बताएगा हमें भूख लगी है, ये दिमाग को संदेश भेजेगा कि हमें भूख लगी, और दिमाग आपको संदेश देगा और आप दिमाग से संदेश ग्रहण करोगे। तो आपका दिमाग कहां हुआ? दिमाग के आप हुए। आपका दिमाग कहां है? पेट को भूख लगी, उसने दिमाग को संदेश भेजा, दिमाग ने आपसे कहा खाना खा लो, तुम गए धूस लिया, ठीक है। तो आपका दिमाग है कहां है? अगर सूक्ष्मता के साथ देखें तो दिमाग के आप हैं। आपका दिमाग कहां है? आप कहां हो इसमें ये बताओ। आप तो कहीं नहीं हो, अभी तो सिर्फ दिमाग है, आप तो हो ही नहीं। और आप कहते हो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो तुम जब हो ही नहीं, तुम्हें अपने होने का कोई एहसास ही नहीं, तो तुम्हें भ्रम हो रहा है तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। अरे पहले तुम्हें अपने होने का एहसास तो हो। ये अपने होने के एहसास को जगाने के लिए उपवास बनाया गया था। आप जानते हैं हमें भूख लग रही, लेकिन आप कह रहे नहीं हम खाना खाएंगे ही नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा, नहीं खाएंगे। अब आप ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि खाना खाओ तुम, और तुम्हारा लग रहा है कि खा ही ले यार, कब 5 बजे 6 बजे सूरज अस्त हो जैसे तैसे, तो यार अभी खा लो ज्यादा बेहतर है। वो प्रक्रिया ही नहीं पूरी हो रही है, जिसके लिए वो प्रक्रिया बनी थी तो नासा ही हो गया है। तो ऐसे ही है, प्रक्रियाएं उद्देश्य को समर्पित है, वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई। सेशन न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट ने मिलकर चपराई कर दिया है पूरी प्रक्रिया का। बनाई इसलिए थी, कानून में कहीं कोई कमी नहीं, प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं, उपवास की प्रक्रिया में थोड़ी कमी है, कमी तुम्हारी समझ में है। और फेसबुकिये पिल जाएंगे कि कानून और सख्त कर दो। अरे कानून में कोई जरूरत ही नहीं सख्त करने की, उस कानून के पालन की जरूरत है। कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, कानून के पालन की जरूरत है। और कानून के पालन की जरूरत है कहने का अर्थ है कानून के भावना के पालन की जरूरत है। कानून का पालन तो हो ही रहा, प्रत्येक नियुक्ति में हो रहा, लेकिन यंत्रवत पालन हो रहा है, मैकेनिकल ढंग से पालन हो रहा है। सेशन न्यायाधीश ने जितने नाम आए, जितने आवेदन आए, उनका वकील तो है ही है, योग्य है, बार काउंसिल ने सर्टिफिकेट दिया, योग्य है, सबको उठाया जिला मजिस्ट्रेट के। अब जिला मजिस्ट्रेट के हम का है, अरे भाई योग्यता का मापन करने वाली अथॉरिटी तो ये है, ये कहते हैं हम का ले, उनने तो उठाया, राज्य सरकार को भेज दिया, राज्य सरकार में पॉलिटिकल लोग बैठे, नियुक्ति हो क्या आ रही है। लेकिन प्रोसेस बहुत अच्छा है, इससे बेहतर प्रोसेस नहीं बन सकता।
उन्होंने कहा जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत नामों का एक पैनल तैयार करेगा और उनमें से लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो। कितनी अच्छी व्यवस्था! वो ये जानते हैं कि राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग पॉलिटिकल होंगे, वे अपने लोगों को लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त कर देंगे। अपने लोगों को मीनिंग दर भाई, लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति अर्थात अधिवक्ता जो उनके समर्थक होंगे उन्हें नियुक्त कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि उपधारा 4 में तैयार पैनल में अगर नाम नहीं है तो नहीं नियुक्त होगा। विधायिका इससे बढ़िया बात और क्या लिख सकती है? और सेशन न्यायाधीश महोदय चुनाव तो नहीं लड़ना, उन्हें क्या दिक्कत है कि वो योग्य व्यक्ति का नाम भेजें और अयोग्य का ना भेजें। और अगर सेशन न्यायाधीश ऐसा करेंगे तो जिला मजिस्ट्रेट उसको कुछ करना ही नहीं है, वो थोड़ी शामिल करा सकता है। तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह यंत्रवत कर रहा है, यंत्रवत, मैकेनिकल वे में, कानून की भावना का सम्मान नहीं कर रहा। और चूंकि जनता डरती है न्यायाधीश महोदयों के खिलाफ बोलने में, इसलिए कोई नहीं बोलता, तो नेताओं गालियां बकेंगे, जबकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। सिस्टम अगर फॉलो हो रहा हो, उपधारा 4 में नाम नहीं है, नहीं होगा। और उपधारा 4 में नाम जिसे भेजना है वो सबका भेजे दे रहा है, वो यंत्रवत पालन कर रहा है, फिर तो गड़बड़ होंगे ही। ठीक है, आगे कहता है उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है वहां राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। आगे परंतु लिखकर इस सबको खत्म कर दिया गया, यानी सेक्शन 5 में परंतु से पहले जो लिखा है उसका प्रभाव परंतु को पढ़ने के बाद कुछ बचता ही नहीं। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में यथा स्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जहां नियमित कैडर है अभियोजकों का। यहां भी है, लगभग उत्तर प्रदेश के क्या देश के सभी प्रांतों में है। एपीओ ये नियमित कैडर है, रेगुलर इनकी पोस्टर निकलती है, रेगुलर कैडर है सब जगह। लेकिन परंतु के बाद लिखा है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि सेशन न्यायालय में काम करने के लिए, उच्च न्यायालय में काम करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वो उपधारा 4 के अंतर्गत सेशन न्यायालयों में काम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश द्वारा जो पैनल तैयार किया जाएगा उसमें से लोगों को नियुक्त करेगी, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक। और अभी तक किसी भी राज्य सरकार को नियमित कैडर में सेशन न्यायालय में काम करने लायक आदमी मिला ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट में काम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए पैनलों में से ही लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति ये की है। सभी जगह यही हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कहता है इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर, इससे अभियोजन अधिकारियों का वह कैडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद सम्मिलित है और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। यदि किसी राज्य में, जैसे आप देखेंगे उनमें राजस्थान में एपीओ क्या बोलते हैं, एडीपीओ, ठीक है ना। बिहार में एपीओ को किसी और नाम से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो केंद्रीय कानून है, लेकिन समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्यों को भी इसमें अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन केंद्रीय कानून होने के नाते केंद्रीय विधायिका तो पूरे देश के लिए व्यवस्था बनाएगी
और पूरे देश में लोक अभियोजकों का जो नियमित कैडर है वो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एपीओ कहलाता है, बिहार में एडीपीओ कहलाता है, मध्य प्रदेश में कुछ और कहलाता होगा, महाराष्ट्र में कुछ और, राजस्थान में कुछ और। तो इसलिए उन्होंने एक बात लिख दी कि नियमित कैडर से अभिप्रेत है, ठीक है, लोक अभियोजक, ये अभियोजन अधिकारियों का वह कैडर, एपीओ अभियोजन अधिकारी होता है ना, ठीक है, अभियोजन अधिकारियों का वह कैडर जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। अभियोजन अधिकारी भी लोक अभियोजक होता है ना भाई, वो भी तो राज्य की पैरवी करता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में करता है, इसलिए वो एपीओ इस नाम से जाना जाता है। सेशन कोर्ट में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक ये होते हैं, लेकिन है तो वो भी अभियोजन का अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि नियमित कैडर से अभिप्रेत है वे लोक अभियोजकों का वो कैडर जिसमें अभियोजन अधिकारी ये शामिल होते हैं, और अभियोजन अधिकारियों का वो कैडर चाहे किसी प्रदेश में किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसे एपीओ कहा जाता हो, एडीपीओ कहा जाता हो, कुछ भी हो, उसे नियमित कैडर माना जाएगा, और उसमें से लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति ये होगी। लेकिन अगर सुइटेबल आदमी उसमें नहीं पाएंगे तो उपधारा 4 उसमें जो पैनल तैयार होगा उससे। अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए संहिता के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। यानी जो सेशन कोर्ट में लोक अभियोजक काम करेंगे, अभियोजन अधिकारी वो भी माने जाएंगे, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेंगे अभियोजन अधिकारी वो भी हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो काम कर रहे हैं वो अभियोजन अधिकारियों का रेगुलर कैडर है, नियमित कैडर है, और जो सेशन कोर्ट में काम कर रहे हैं वो अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर नहीं है, वो संविदा पर आधारित है, ठीक है ना, उनका कॉन्टेक्ट होता है, ये नियमित कैडर नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभियोजन अधिकारी इस शब्द में सभी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 या उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष के रूप में, 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। यानी चाहे उच्च न्यायालय में नियुक्त होना हो, चाहे सेशन कोर्ट में नियुक्त होना हो, और चाहे आप अभियोजन अधिकारियों के रेगुलर कैडर में भले ही हैं, लेकिन कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय ये करते रहे हो, ठीक है ना। अब होता ये अभियोजन अधिकारी चूंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करते हैं, इसलिए सेशन न्यायालय में उनकी अपीयरेंस होती ही नहीं, इसलिए वे अनफिट माने जाते हैं लोक अभियोजक के रूप में काम करने के लिए, क्योंकि सेशन न्यायाधीश उनके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। भाई सेशन न्यायाधीश उनके बारे में राय कैसे देगा जिस व्यक्ति ने उनके सामने कभी काम ही नहीं किया, इसलिए परंतु हर मामले में लागू हो जाता है, ठीक है ना। और जो पैनल तैयार होता है जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश के द्वारा, उसी में से अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभियोजन अधिकारी जो नियमित कैडर है वो कभी भी सेशन कोर्ट थोड़ी आता है, वो तो नीचे ही रहेगा। तो फिर अगर उसका नाम जो अभियोजन अधिकारी के नियमित कैडर में शामिल है उसका नाम लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए भेज भी दिया जाए तो बात यही उठेगी कि सेशन न्यायाधीश को कैसे पता है कि ये एक फिट पर्सन है, क्योंकि सेशन न्यायाधीश के सामने तो उसने काम किया नहीं, इसलिए सेशन न्यायाधीश कभी उसका नाम भेजते ही नहीं, वो लोग अप्लाई नहीं करते, बाकी वकील अप्लाई करते हैं, उन्हीं का पैनल जाता है, तो उसी में से अपॉइंटमेंट होके आ जाते हैं। लेकिन 7 साल मिनिमम आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में आप नियुक्ति चाहते हैं। कहता केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। ये नया जो प्रोविजन है ये जुड़ा है,
जो परंतु के बाद लिखा है ये नया जुड़ा है। परंतु से पहले जो लिखा है ये पहले से ही है कि विशेष वर्ग के मामले या विशेष मामला, इसमें अभियोजन का संचालन करने के लिए उस व्यक्ति की लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति हो सकती है जिसने कम से कम 10 साल अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। परंतु के बाद जो लिखा है ये अभी नया नया जुड़ा है और नए नए जोड़े जाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि लोक अभियोजक इसके बारे में जो कल्पना थी वो कल्पना ये थी कि एक इंपार्शियल व्यक्ति होगा, इसकी ना अभियोजन, ठीक है, जिसके विरुद्ध चल रहा अभियुक्त उससे कोई दुश्मनी होगी और ना ही ये पुलिस का वकील होगा, ये न्याय की सहायता करेगा। लेकिन अक्सर अनुभव में यह आया कि लोक अभियोजक ये अभियुक्त के साथ मिल गए, कोई रिश्वत लेकर मिल गया, कोई रिश्तेदारी के दबाव में मिल गया, किन्हीं भी कारणों से, और यह अभियोजन का संचालन उस प्रकार जिस प्रकार करना चाहिए ये नहीं कर रहे थे और लोक अभियोजक ही मामले का संचालन करेगा। तो मामले का संचालन तो कोई और कर ही नहीं सकता था, अन्य कोई प्राइवेट अधिवक्ता आता भी था वादी की ओर से तो वह लोक अभियोजक के अधीन काम करेगा, यानी उसे जो कुछ करवाना है या जो कुछ करना है वो लोक अभियोजक को बताए, लोक अभियोजक ही मामले का संचालन करेगा और कोई नहीं करेगा। तो व्यवस्था तो अच्छे को बनाई थी कि इंपार्शियल आदमी होगा, ठीक, संचालन करेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग इसी कारण से परंतु के बाद ये लिख दिया गया पीड़ित, और पीड़ित की डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आए। अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया? पीड़ित उसको दिया है। और पीड़ित को देने के पीछे कारण है क्या कि अपराध के होने की सूचना ये कोई भी दे सकता है और अपराध से पीड़ित व्यक्ति ये कोई भी हो सकता है। अब अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, सूचना देने वाला अलग है और पीड़ित अलग है, पीड़ित कौन है? जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, वो पीड़ित है। अब क्या हुआ, जितने रपट लिखाई वादी वो है, वादी वो है, वादी अपनी पसंद का अधिवक्ता रख रहा है और ऐसे व्यक्ति को रखे दे रहा जो पीड़ित के खिलाफ है, क्योंकि पीड़ित से वादी का मतलब हो ये जरूरी नहीं है। सूचना तो कोई भी दे सकता है, भाई सूचना तो कोई भी दे सकता, पुलिस स्वयं उसकी जानकारी में आ जाए, ठीक है। तो लिखा तो यह है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना जो पुलिस को प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई ये तो बात ही नहीं है, कोई दे चाहे उन्हें खुद पता लग जाए तो वो उसे दर्ज करके विवेचना करेंगे। अब वो खुद ही है, खुद ही तो मालूम पड़ा जो पीड़ित है वो अधिवक्ता रख ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि पीड़ित को कोई हक नहीं है, वादी उसे हक था, इसलिए नया प्रोविजन लाए और वो प्रोविजन लाए जिसे आ ही जाना चाहिए था। और क्या कहा उन्होंने कि पीड़ित इसे अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने का हक होगा और न्यायालय की अनुमति से न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, अभियोजन की सहायता करने के लिए। यानी संचालन अभी भी लोक अभियोजक के पास है, लेकिन न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय अलाउड करे तो अपनी पसंद का अधिवक्ता पीड़ित रख सकेगा।
ठीक है, ताकि पीड़ित का पक्ष न्यायालय के समक्ष अगर समुचित प्रकार से नहीं आ रहा तो आने लगे। तो एक ये नई बात आई है। कहता उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की गई या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। यानी आपने अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की है या अभियोजन अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या ठीक है अभियोजन अधिकारी, इस नाते अगर काम किया है तो आपकी 7 वर्ष की प्रैक्टिस है या नहीं, इसकी गणना करने में वो अवधि जिसमें आपने लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, अभियोजन अधिकारी या अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, चाहे संहिता के प्रारंभ के पहले किया हो चाहे बाद में करें आप, तो 7 वर्ष की अवधि की गणना करने में वो सारी अवधि काउंट की जाएगी। ठीक है ना। ये आपका 18। 19 कहता सहायक लोक अभियोजक, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है, पहले ये सहायक अभियोजन अधिकारी ये लिखे थे पुरानी वाली सीआरपीसी में, अब कि इन्होंने इन्हें सहायक लोक अभियोजक कहा। ठीक है, कहा राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजनों का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले के या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक ये नियुक्त करेगी। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, सब पहले जैसा ही है। उपधारा 1 और उपधारा में अंतर्विष्ट किसी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। यानी जिला मजिस्ट्रेट को एक ताकत मिली है कि अगर उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई सहायक लोक अभियोजक, ये किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट को एक ताकत दी गई कि राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात, यदि सूचना 14 दिन की देगा ताकि राज्य सरकार उन 14 दिनों में चाहे तो उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन सहायक लोक अभियोजक उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में काम करने के लिए नियुक्त कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। यानी जिस मामले का संचालन करने के लिए उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, उन मामलों का या उस मामले का संचालन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट 14 दिन की सूचना देने के पश्चात स्वयं किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति का मतलब यह नहीं होगा किसी रिक्शे वाले को, अन्य व्यक्ति का मतलब अधिवक्ता ही हुआ, ठीक है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यह भी जनरल प्रोविजन नहीं है। यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का है, इसका मतलब अधिवक्ताओं के साथ साथ पुलिस अधिकारी ये भी लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस परिस्थिति में? जब उपधारा 1 या उपधारा 2 में नियुक्त लोक अभियोजक उपलब्ध न हो। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को अपॉइंट कर रहे हो तो पहली बात वो रैंक में इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, तब तो पहली बात। और दूसरी बात उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग न लिया हो, क्योंकि अगर अपराध के अन्वेषण में भाग लिया है तो तुमने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप, ठीक है, लगाने लायक साक्ष्य मौजूद होने का कथन यही तो किया होगा, तभी तो ट्रायल चल रहा है। नहीं तो ट्रायल चली कैसे रहा है भाई? तुमने ही अन्वेषण किया ना उसके खिलाफ,
और तुमने पुलिस रिपोर्ट दी, तो तुम अपनी पुलिस रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए कुछ भी करने में गुरेज नहीं करोगे, और जो कि न्याय की हत्या के समान होगा। इससे राज्य का कौन, विधायिका, जो प्रक्रिया को विनियमित कर रहा है, उसने एक बात कह दी कि पुलिस अधिकारी अपॉइंट हो सकेगा, किंतु वो निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न नहीं होना चाहिए, और साथ ही उसने अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण में कोई भाग न लिया। ठीक है, ये अब एक अभियोजन निदेशालय है, ये स्थापित किया जाएगा प्रांत के स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर, ताकि अभियोजन संबंधी कार्यों का सम्यक संचालन ये किया जा सके, क्योंकि अभियोजन महत्वपूर्ण काम है, इसके बिना आपराधिक न्याय प्रशासन नहीं चलेगा। आपराधिक न्याय प्रशासन ठीक चले, इसके लिए अभियोजन ही तो अभियोजित करेगा। संचालन मामले चलाएगा कौन, अभियोजन। तो अभियोजन कार्यों का ठीक संचालन हो, यह आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए जरूरी बात है। तो अभियोजन कार्यों का संचालन करने के लिए अभियोजन निदेशालय, कहता राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और कई अभियोजन उप निदेशक होंगे। एक डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन होगा और कई सारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन ये भी होंगे। कितने होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे। प्रत्येक जिले में, जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक होंगे, जितने बार ठीक समझे। यानी प्रत्येक जिले में भी एक अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट, ठीक है, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, ये भी अपॉइंट हो गए। संख्या में कितने, जितने राज्य सरकार उचित समझे। और प्रदेश स्तर पर एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा जबकि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा है या सत्र न्यायाधीश ये रहा है। ठीक है, यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन व्यक्ति तभी अपॉइंट होगा जब कम से कम 15 साल, ये पूछ लिया जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि नया प्रोविजन, 15 साल अधिवक्ता रहा हो या सेशन न्यायाधीश ये रहा हो। अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष व्यवसाय में रहा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा। यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ये तब अपॉइंट हो पाएगा जबकि वो 7 साल प्रैक्टिस में रहा हो, ये कहा उन्होंने। ठीक है, यह जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये रहा हो। अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। अब तो आगे वो इसी ढंग की बात बताएंगे कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये अभियोजन निदेशालय का प्रमुख व्यक्ति होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, न्याय विभाग के अधीन नहीं होगा। ठीक है, दो देखिए, अभियोजन का संचालन ये गृह विभाग का काम समझा गया। क्यों? अभियोजन अगर ठीक से संचालित ना हुआ तो अपराध बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे, समाज में अशांति होगी, और समाज में शांति कायम करना सरकार के गृह विभाग का काम है। ठीक है ना, पुलिस गृह विभाग के अधीन होती है, पुलिस का काम है अपराधों का शमन, और अभियोजकों की नियुक्ति न्याय मंत्रालय से होती है, क्योंकि अभियोजक न्याय करने में सहायक, ठीक है, ये समझे जाने वाला ये व्यक्ति होता है जो न्याय में सहायता करता है। उसकी नियुक्ति कहां से होगी? न्याय मंत्रालय से। और गृह विभाग ये अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगा, क्योंकि अभियोजन निदेशालय अभियोजन काम ठीक से चले इसकी चिंता करेगा। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब जगह रहे, ठीक है, जो अपराध अन्वेषित होकर आए हैं उनका अभियोजन हो,
इस सब की चिंता करने के लिए अभियोजन निदेशालय ये होता है, और वो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, न्याय विभाग के नहीं। जो नियुक्त व्यक्ति होंगे वो न्याय मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं, उन पर एक्शन न्याय मंत्रालय ये लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और ये गृह विभाग। ठीक है, प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। जो डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये किसके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ हैं। ठीक है ना। और प्रत्येक सहायक निदेशक अभियोजन, देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है। उसका बाद कहता है राज्य सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजक निदेशक के अधीनस्थ होगा। यानी उच्च न्यायालय में जो लोक अभियोजक अपॉइंट हुए हैं वो सब सीधे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ माने जाएंगे। ठीक है ना। राज्य सरकार धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होगा। यानी जिलों में जो लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में काम करने के लिए नियुक्त किए गए सहायक लोक अभियोजक है, जिन्हें अब तक अभियोजन अधिकारी इस नाम से जाना जाता है, और चूंकि नई बीएनएसएस में अभियोजन अधिकारी में सभी शामिल है, इसलिए अभियोजन अधिकारियों का नाम बदलना पड़ेगा, उन्हें सहायक लोक अभियोजक कहा जा रहा है। तो जिलों में काम करने वाले जितने लोक अभियोजक हैं, चाहे वो सेशन न्यायालय में काम कर रहे हो जिन्हें लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक ये कहा जा रहा है, और चाहे मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में काम करने वाले हों जिन्हें सहायक लोक अभियोजक ये कहा जा रहा है, ये सारे के सारे अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक इसके सबऑर्डिनेट ये होंगे। अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कृत्य कार्रवाइयों में जल्दी करने के लिए और अपील दाखिल करने पर राय देने के लिए ऐसे मामलों को मॉनिटर करना होगा जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए या आजीवन कारावास के लिए मृत्यु दंड के लिए दंडनीय है। यानी डिप्टी कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसकी शक्तियां और कृत्य ये क्या होंगे, कार्रवाइयों में जल्दी करने के लिए, यानी वो ऐसे काम करेगा ताकि अभियोजन जल्दी समाप्त हो, कार्रवाइयों में जल्दी करने के लिए। और अपील दाखिल करने पर, यानी नीचे से जो दोष सिद्धि हुई, दोष मुक्ति हुई, या हाईकोर्ट से जो दोष सिद्धि दोष मुक्ति हुई, उस पर अपील होनी चाहिए या नहीं, इस पर राय देने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये सशक्त होगा और ऐसे मामलों को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करेगा नहीं, उनकी देख रेख रखेगा, जिनमें सजा कितनी है, 10 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, मॉनिटर करेगा लगातार। गवाही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, लेट हो रहा क्यों हो रहा है, कौन सा साक्षी नहीं आ रहा, ताकि तेजी आए मामलों की सुनवाई में। पेंडेंसी एक प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए प्रोविजन ये होने चाहिए थे, वो कर रहे हैं। ठीक है। अभियोजन उपनिदेशक की शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिनमें अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है किंतु 10 वर्ष इससे कम है, त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना, संवीक्षा करना तथा मॉनिटर करना होगा। जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनको काम दिया कि 7 साल से कम सजा है तो पुलिस रिपोर्ट का परीक्षण करिए। अब दोनों पक्षों के लिए ठीक बात है, पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करने से यह लग रहा है कि बन ही नहीं रहा मामला, तो काहे न्यायालय में भेजा जाए पुलिस रिपोर्ट के रूप में ताकि वो संज्ञान ले, और बन रहा है तो भेजिए, सुपरवाइज करिए, जल्द से जल्द निपटे। ठीक है। तो दोनों पक्षों में ये दोनों पक्षों के लिए ठीक स्थिति बनाई गई है। सहायक अभियोजन निदेशक के कृत्य ऐसे मामलों का मॉनिटर करना होगा जिनमें कोई अपराध 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय है।
ठीक है, तो आप पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा समीक्षा ये कर रहे हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये 7 साल से कम सजा जिनमें प्रोवाइड है, वहां 7 वर्ष तक से लेकर 10 साल तक, ये 7 वर्ष से कम प्रोवाइड है, तो ये मॉनिटर करेंगे। उपधारा 7, 8, 9 में अंतर किसी बात के होते हुए अभियोजन का निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक को इस संहिता के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए संव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी होंगे। इसमें जितनी बातें कही गई हैं अभियोजन के संबंध में, सबके संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति उन्हें रहेगी, कोई ऐसी बात ही नहीं, ठीक है ना। और इनके वो काम भी होंगे अभियोजन निदेशक, उपनिदेशक आदि के, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कह दे कि ये तुम्हारा काम होगा तो वो होगा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, ठीक है। और कह रहे हैं कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे, क्योंकि महाधिवक्ता ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हालांकि महाधिवक्ता भी लोक अभियोजक ही है, क्योंकि महाधिवक्ता किसी भी मामले में बोल सकता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है। दांडिक मामलों में तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है किसी भी राज्य का महाधिवक्ता, उसके पद और कर्तव्य ये निर्धारित होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो इस ला से निर्धारित नहीं होते। तो अगर वो क्रिमिनल मैटर में राज्य सरकार का पक्ष रखने लगा तो लोक अभियोजक हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसके संबंध में सीआरपीसी के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो ये आपका निपट गया। कल से हम लोग बात करेंगे दंड न्यायालयों की शक्ति पर, ताकत क्या है दंड न्यायालयों की, इस पर बात होगी, कल देखें।